हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी कहानी हमारी ज़ुबानी में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं संजय दत्त की हाल ही में आई हुई मूवी आखिरी सवाल को। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, देश में कई लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जाती हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरे इतिहास पर उंगली उठा देते हैं। और जब सवाल देश, धर्म, राजनीति और राष्ट्रभक्ति पर हो, तब जवाब देना आसान नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की जो अपने ही गुरु के सामने खड़ा हो जाता है, हाथ में किताब नहीं बल्कि इतिहास के 5 बड़े सवाल लेकर। एक तरफ और प्रोफेसर जो आरएसएस को देशभक्ति का प्रतीक मानता है, दूसरी तरफ उसका छात्र जो उसी आरएसएस को देश के लिए खतरा बताता है। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है साल 2018 के केरल के पलक्कड़ से, जहां माहौल काफ़ी तनाव भरा हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है और तभी कुछ लोग एक अकेले आदमी को घेर लेते हैं। वो लोग गुस्से में इतने अंधे हो चुके थे कि उस आदमी को लगातार बेरहमी से मारते जा रहे थे। वो अकेला आदमी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने मौजूद लोग बहुत खतरनाक थे। कुछ लोग ऐसे लात मार रहे थे तो कुछ डंडों से हमला कर रहे थे। पूरा माहौल इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई हो। और यहीं से फिल्म की शुरुआत में एहसास करा देती है कि यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं होने वाली है, बल्कि ऐसी कहानी होने वाली है जहां विचारधारा, राजनीति और सोच की लड़ाई दिखाई जाएगी। इसके बाद कहानी सीधे वर्तमान समय में आ जाती है। अब हम एक कॉलेज के अंदर पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर गोपाल नंदकर्णी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। गोपाल सर कॉलेज के सबसे सम्मानित प्रोफेसरों में से एक माने जाते थे। उनकी पहचान सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपने विचारों को खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। कई छात्र उन्हें पसंद करते हैं तो कई लोग उनकी सोच से बिल्कुल सहमत नहीं होते। तभी वहाँ पर उनका एक छात्र विक्की हेगड़े आ जाता है, लेकिन जैसे ही विक्की अंदर आता है, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। उसकी आंखों में से नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। दरअसल विक्की ने हाल ही में एक थीसिस तैयार की थी, जिस पर उसे काफ़ी गर्व था। उसका मानना था कि उसने बहुत रिसर्च करके, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके एक थीसिस बनाई है। लेकिन समस्या यह थी कि वो थीसिस आरएसएस पर आधारित थी और उस थीसिस में आरएसएस में काफ़ी बुरा और ब्रूटल बातें लिखी हुई थी। विक्की ने अपनी थीसिस में आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया था और कई पुराने विवादों को जोड़कर उसे साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब गोपाल सर ने वो थीसिस पढ़ी तो उन्होंने उस पर साइन करने से साफ मना कर दिया। यही बात विक्की को अंदर से चुभ गई थी। वह गुस्से से गोपाल सर से कहते हैं, सर मैंने इस थीसिस के लिए दिन रात मेहनत की है, इतनी सारी जानकारी इकट्ठा की, इतना रिसर्च किया और आपने बिना समझे इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ गोपाल सर भी काफ़ी दुखी थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जिस छात्र को उन्होंने इतने साल पढ़ाया, जिसे उन्होंने अपनी सोच और इतिहास के अलग अलग पहलुओं के बारे में समझाया, वही छात्र आज आरएसएस को सिर्फ एक ही नज़रिए से देख रहा है। गोपाल सर शांत आवाज़ में विक्की से कहते हैं, रिसर्च का मतलब सिर्फ आरोप लगाना नहीं होता। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। लेकिन विक्की अब कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उनका मानना था कि जो लिखा है वही सच है। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है और फिर दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। अब कॉलेज के कई छात्र वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। गोपाल सर नहीं चाहते थे कि ये बहस सबके सामने हो, क्योंकि वहाँ कई कैमरे भी ऑन थे। उन्हें पता था कि आजकल छोटी सी बात भी सोशल मीडिया पर बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। लेकिन विक्की चाहता था कि गोपाल सर सबके सामने जवाब दें, क्योंकि अब यह सिर्फ थीसिस का मामला नहीं था, बल्कि आइडियोलॉजी की लड़ाई बन चुकी थी। बातों ही बातों में विक्की गुस्से में आरएसएस को एंटी नेशनल बोल देता है। यह सुनते ही गोपाल सर का चेहरा बदल जाता है।
क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा थी। और फिर गुस्से में आकर गोपाल सर विक्की को ज़ोरदार थप्पड़ मार देते हैं। पूरा कॉलेज कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह अभी हुआ क्या। लेकिन अगले ही पल वहाँ मौजूद कई छात्र अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और तभी कहानी में एंट्री होती है प्रोफेसर पल्लवी की। पल्लवी पहले से ही गोपाल सर की सोच के खिलाफ थी। वह हमेशा चाहती थी कि किसी तरह गोपाल सर को गलत साबित किया जाए, और जैसे ही वह पूरा यह मामला देखती है तो उसे समझ आ चुका था कि उसके हाथ बहुत बड़ा मौका लग चुका है। वह तुरंत एक छात्र से कहती है, यह वीडियो मुझे फॉरवर्ड करो। और फिर कुछ ही देर में गोपाल सर द्वारा विक्की को थप्पड़ मारने वाला वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब कॉलेज का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हर जगह सिर्फ इसी घटना की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे प्रोफेसर होकर स्टूडेंट पर हाथ उठाना गलत है, तो कुछ लोग बोल रहे थे विक्की ने भी हद पार कर दी थी। लेकिन क्योंकि वीडियो में सिर्फ थप्पड़ वाला हिस्सा दिख रहा था, इसलिए ज़्यादातर लोगों को विक्की ही सही लग रहा था। इसके बाद विक्की जाकर पल्लवी से मिलता है। पल्लवी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और फिर कहती है, जो तुम कर रहे हो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि गोपाल सर को गलत साबित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन विक्की भी पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि मैं एक बार जो ठान लेता हूँ उसे करके रहता हूँ, मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। यह सुनकर पल्लवी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, क्योंकि वह खुद भी गोपाल सर को गलत साबित करना चाहती थी। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि विक्की वही काम कर सकता है जो वह सालों से नहीं कर पाई थी। अब कहानी धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म होती जा रही थी। कॉलेज के अंदर सिर्फ एक थप्पड़ की चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि अब मामला सीधे आरएसएस और देशभक्ति तक पहुंच चुका था। हर तरफ बस एक ही बात चल रही थी, आखिरकार सच कौन बोल रहा है, प्रोफेसर गोपाल या फिर उनका स्टूडेंट विक्की हेगड़े। कॉलेज के बाहर मीडिया खड़ी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। कुछ लोग गोपाल सर को गलत बता रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि आजकल बच्चे आधी अधूरी जानकारी लेकर इतिहास चाहते हैं। उधर कॉलेज के मैनेजमेंट पूरी तरह से घबरा चुकी थी, क्योंकि जिस तरह कॉलेज का नाम पढ़ाई के लिए मशहूर था, अब वही कॉलेज न्यूज़ चैनलों में लड़ाई और विवाद की वजह से दिखाया जा रहा था। इसलिए कॉलेज के एमडी ने फैसला लिया कि इस मामले को तुरंत ख़त्म करना होगा। अब हम देखते हैं कि कॉलेज के अंदर एक बंद कमरा, जहां पर सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे। एक तरफ प्रोफेसर गोपाल, दूसरी तरफ विक्की और बीच में कॉलेज के एमडी। कमरे का माहौल इतना शांत था कि घड़ी की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। एमडी सबसे पहले गोपाल सर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सर मामला बहुत बढ़ चुका है। अगर आप इस बार माफ़ी मांग लें तो शायद यह विवाद यही ख़त्म हो जाए। लेकिन गोपाल सर बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। उनके चेहरे पर ना डर था न गुस्सा, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह धीरे से कहते हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपने छात्र को सिर्फ उसकी भाषा और आरोपों की वजह से रोका था। अगर कोई संगठन या देश के इतिहास पर सवाल उठाएगा तो उसका जवाब भी मिलेगा। पर विक्की भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तुरंत बोलता है, सर जवाब दीजिए ना। अगर आरएसएस इतना ही महान है तो उसके इतिहास में इतने सवाल क्यों हैं? एमडी बीच में रोकते हुए कहता है, विक्की तुम यह सब कॉलेज के बाहर मत ले जाओ, यह मामला यहीं पर ख़त्म करो। लेकिन विक्की अब पूरी तरह ज़िद पकड़ चुका हुआ था। वह कुर्सी से उठता है और कहता है, नहीं सर, अब बात होगी और सबके सामने होगी। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और ख़ुद को सही साबित करने का जुनून भी। अब गोपाल सर भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। दोनों के बीच ऐसा माहौल बन चुका था जैसे कोई बहस नहीं बल्कि सीधा युद्ध होने वाला हो। तभी विक्की कहता है, अगर आप मेरी बातों को गलत साबित कर दें तो मैं यह थीसिस हमेशा के लिए वापस ले लूँगा। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको मेरी थीसिस अप्रूव करनी पड़ेगी। कैमरे में बैठे सभी लोग अब ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। विक्की आगे कहता है, मैं सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा, बस 5 सवाल। गोपाल सर उसकी आंखों में देखते हैं।
अब वो लोग कॉलेज के अंदर ही थे और सारे स्टूडेंट जो हैं उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। और यहाँ पर विक्की जो है वह अपना सवाल पूछता है। वह कहता है, अगर आरएसएस देशभक्त संगठन है तो 1948 में इस पर बैन क्यों लगा था? सवाल बोलते ही अचानक सन्नाटा छा जाता है। विक्की बिना रुके आगे बोलता है, और महात्मा गांधी की हत्या किसने करवाई थी? नाथूराम गोडसे आरएसएस का आदमी था। तो क्या गांधी जी की हत्या के पीछे आरएसएस नहीं था? यह सुनते ही कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सवाल सीधा और बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ गोपाल सर बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। वह धीरे से उठते हैं और कहते हैं कि इतिहास को आधा पढ़ोगे तो सच हमेशा आधा ही लगेगा। फिर वह विक्की की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ, नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लेकिन गांधी जी की हत्या से पहले वो संगठन छोड़ चुका था। अब लोग ध्यान से सुनने लगते हैं और अब गोपाल सर आगे कहते हैं, अगर सच में आरएसएस गांधी जी की हत्या में शामिल होता तो क्या सरकार 1949 में उसके ऊपर से बैन हटा देती? विक्की कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन गोपाल सर उसे रोक देते हैं और एक बात और कहते हैं, गांधी जी की हत्या के बाद सबसे पहले शोक सभा किसने रखी थी? यह भी इतिहास में लिखा हुआ है। फिर वह गहरी आवाज़ में कहते हैं, आरएसएस का गांधी जी की हत्या से कोई लेना देना साबित नहीं हुआ, तभी बैन हटाया गया था। अब बहुत सारे लोग गोपाल सर की इस बात से सहमत थे और यहाँ पर विक्की भी चुप हो गया था। उसकी आंखों में भी वही आग थी। वह तुरंत दूसरा सवाल पूछ बैठता है, ठीक है सर, तो फिर 1975 में इमरजेंसी में क्या हुआ था? अब यह माहौल जो है वह गंभीर हो चुका था। विक्की कहता है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब आरएसएस के हजारों लाखों लोग जो थे वो जेल में थे। क्या उस समय आरएसएस ने सरकार से चिट्ठी नहीं लिखी थी? तो ताना मारते हुए कहता है, क्या उस समय संगठन ने घुटने टेक दिए थे? यह सवाल बोलते ही सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद गोपाल सर अब फंस जाएंगे, लेकिन गोपाल सर फिर शांत आवाज़ में जवाब देते हैं, रणनीति और डर दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। गोपाल सर कहते हैं, इमरजेंसी के समय लाखों लोग जेल में बंद थे, उनके परिवार सड़क पर आ गए थे, बच्चों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। फिर वह विक्की की तरफ देखकर कहता है, अगर किसी संगठन का आदमी अपने ही परिवार को बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करे तो उसे घुटने टेकना नहीं कहते, उसे रणनीति कहते हैं। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। कोई विक्की की बातों पर सोच रहा था तो कोई गोपाल सर के जवाबों पर। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि विक्की के पास अभी 3 सवाल और बचे हुए थे और उन सवालों से इतिहास के पन्ने खुलने वाले थे, जिन पर बहस आज भी ख़त्म नहीं हुई है। तभी यहाँ पर पल्लवी मैडम आती है और वह इस डिबेट को रोक देती है और कहती है कि यह सही समय और सही जगह नहीं है। तुम्हें सही जगह भी दूंगी और ऐसा सही मौका भी, जहाँ तुम सारे सवाल जो हैं वो गोपाल सर से पूछ पाओगे। अब कहानी धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। कॉलेज के अंदर शुरू हुई बहस अब टीवी चैनलों और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी थी। हर तरफ बस 2 नाम गूंज रहे थे, एक तरफ प्रोफेसर गोपाल और दूसरी तरफ उनका ही छात्र विक्की हेगड़े। कोई विक्की को सच्चाई के लिए लड़ने वाला छात्र बता रहा था तो कोई गोपाल सर को संघ का सच्चा जानकार कह रहा था। पूरा माहौल 2 हिस्सों में बंट चुका था। अब हम एक बड़े न्यूज़ चैनल के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां लगातार इस मुद्दे का पर मीटिंग चल रही थी। चैनल के मालिक और बड़े पत्रकार यही सोच रहे थे कि अगर गोपाल और विक्की को आमने सामने बिठाकर लाइव डिबेट कराई जाए तो टीआरपी आसमान छू जाएगी। अब यहाँ पर पत्रकार आदित्य की एंट्री होती है। आदित्य बाकी लोगों से थोड़ा अलग, वह सिर्फ टीआरपी के लिए ही काम नहीं करता था, बल्कि चीज़ों की गहराई को भी समझता था। ऑफिस में बैठे लोग आदित्य से कहते हैं, तुम उसी कॉलेज में पढ़े हो जहां गोपाल सर ने तुम्हें पढ़ाया है। अगर उन्हें डिबेट के लिए मना सकते हो तो वह सिर्फ तुम हो। लेकिन आदित्य थोड़ा सोचते हुए कहता है, गोपाल सर बहुत शांत हैं, वो कैमरे के सामने चिल्लाने वाले लोगों में से नहीं हैं। उन्हें बहस नहीं, तथ्य पसंद है। लेकिन आदित्य गंभीर था। उसे पता था कि मामला अब सिर्फ कॉलेज का नहीं रहा, बल्कि एक विचारधारा तक पहुंच चुका है। फिर आदित्य कहता है,
अगर बात सिर्फ उनकी इज्जत की होती तो शायद वह कभी नहीं आते, लेकिन अगर बात आरएसएस की है तो हो सकता है कि वह ज़रूर आए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ आदित्य जो है वो गोपाल सर के घर पहुँचता है। गोपाल सर उसे देखते ही मुस्कुरा देते हैं क्योंकि आदित्य उनका पुराना छात्र रह चुका था। गोपाल सर कहते हैं, अरे आदित्य, तुम तो टीवी वाले बन गए हो, अब यहाँ भी कैमरे लेकर आए हो क्या? आदित्य हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, सर कैमरा नहीं लाया, लेकिन तेज भर के कैमरे अभी सिर्फ आपकी तरफ घूम रहे हैं। यह सुनकर गोपाल सर थोड़े शांत हो जाते हैं। फिर आदित्य उनसे कहता है, सर चैनल चाहता है कि आपकी और विक्की की लाइव डिबेट हो। गोपाल सर तुरंत मना कर देते हैं। वह कहते हैं, मैं नेता नहीं हूँ आदित्य, ना ही मुझे टीवी पर बहस करनी है। लेकिन आदित्य धीरे से कहता है, सर बात अपनी नहीं है, बात आरएसएस की है। आज सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी बोल रहे हैं। आधे लोगों को इतिहास पता भी नहीं है, बस वीडियो देखकर एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। गोपाल सर चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हैं। आदित्य आगे कहता है, मैं आरएसएस को बचाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई आरोप लग रहा है तो उसका जवाब भी देना होगा। अब पहली बार गोपाल सर थोड़ा सोचने लगते हैं। आदित्य फिर कहता है, सर अगर आप नहीं गए तो लोग मान लेंगे कि विक्की सही है। और वह सीधे गोपाल सर के दिल पर लग जाती है, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ बहस नहीं थी, बल्कि उस संगठन की बात थी जिसे वह लोग सालों से समझते और मानते आए हैं। सारी बातें सुनने के बाद गोपाल सर कहते हैं कि मैं आऊँगा। दूसरी तरफ कहानी हमें विक्की के घर ले जाती है। विक्की अपने कमरे में बैठा लगातार न्यूज़ देख रहा था। हम चैनल पर उसी की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग उसे युवा क्रांतिकारी बता रहे थे तो कुछ लोग उसे देश विरोधी वाला सोच वाला लड़का कह रहे थे। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में उतरता है सौरभ नाम का एक आदमी। वह कोई आम आदमी नहीं था, उसके बड़े बड़े नेता और संगठनों से संबंध थे और सबसे बड़ी बात, वो आरएसएस को खुलकर विरोध करता था। वह सीधे विक्की के कमरे में पहुंचता है। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इतनी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। विक्की शांत होकर उसकी बातें सुन रहा था। फिर सौरभ कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, फंडिंग, सपोर्ट, मीडिया पावर, तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन विक्की तुरंत जवाब देता है, यह मेरी लड़ाई है, मैं किसी के सहारे नहीं लड़ूंगा। सौरभ थोड़ा मुस्कुराता है, उसे शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह कहता है, दुनिया में अकेले लड़ने वाले लोग जल्दी टूट जाते हैं। विक्की भी जवाब देता है, और सहारे के लेकर लड़ने वाले लोग भी कभी अपने नहीं रह जाते। यह सुनकर माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। सौरभ समझ जाता है कि विक्की को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, इसलिए वह वहाँ से निकल जाते हैं। उसके जाते ही कुछ देर बाद विक्की की गर्लफ्रेंड सारा वहाँ आती है। सारा शुरू से ही इस पूरे माहौल को लेकर परेशान थी। उसे डर लग रहा था कि विक्की कहीं बहुत बड़े खेल में ना फंस जाए। वो विक्की के पास बैठकर कहती है, तुम जो कर रहे हो वह सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं है, बहुत बड़े लोगों से टकरा रहे हो तुम। तब विक्की कहता है, अगर सवाल गलत है तो जवाब देकर मुझे चुप करा देंगे। सारा तुरंत बोली, मुद्दा सवालों का नहीं विक्की, मुद्दा यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। विक्की उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। सारा फिर कहती है, आज तुम्हारे साथ लोग खड़े हैं क्योंकि तुम ट्रेंड में हो, लेकिन जिस दिन तुम हारने लगोगे उस दिन यह लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। विक्की थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ सारा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सारा धीरे से जवाब देती है, बस यही डर है कि तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। यह जानकर कुछ सेकंड के लिए वह पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। अब कहानी धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही थी। एक तरफ गोपाल सर थे जो अपने ज्ञान और इतिहास पर भरोसा कर रहे थे, दूसरी तरफ विक्की था जो मान चुका था कि वह सच के लिए लड़ रहा है। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले दिन वह सिर्फ कॉलेज में नहीं पूरे देश के सामने लाइव होने वाले थे। अब कहानी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ दो नाम ट्रेंड कर रहे थे, प्रोफेसर गोपाल और विक्की हेगड़े। कोई गोपाल सर को देशभक्त बता रहा था तो कोई उन्हें कट्टर सोच वाला आदमी कह रहा था। यहाँ तक कि कई जगहों पर लोग गुस्से में गोपाल सर के पुतले तक जला रहे थे।
लोगों का मानना था कि गोपाल सर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक न्यूज़ एंकर टीवी पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर गोपाल सर सही हैं तो उन्हें खुलकर लाइव डिबेट में आना चाहिए। अब अगला सीन न्यूज़ चैनल के बाहर दिखाया जाता है, जहां भारी भीड़ जमा थी। कैमरे, रिपोर्टर्स, पुलिस, पूरा माहौल किसी चुनाव जैसा लग रहा था। जैसे ही गोपाल सर अपनी पत्नी प्रभा के साथ वहां पहुंचते हैं, वैसे ही भीड़ में मौजूद एक लड़का अचानक आगे आता है और सीधे गोपाल सर के चेहरे पर काली सिकाई फेंक देता है और पूरा माहौल एकदम शॉक में चला जाता है। तब प्रभा घबरा जाती है। वह तुरंत अपने दुपट्टे से गोपाल सर का चेहरा साफ करने लगती है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि गोपाल सर बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल नहीं था। फिर वह धीरे से प्रभा का हाथ रोकते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस देश पर कालिक पोती गई थी, अक्सर इतिहास उसी ने लिखा है और शायद आज मेरा समय है। यह डायलॉग सुनकर वहाँ खड़े कई लोग चुप हो जाते हैं। कुछ पत्रकार तो तुरंत यह लाइन कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद गोपाल सर और विक्की दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। बीच में एंकर आदित्य बैठा हुआ था। पूरा स्टूडियो खचाखच भरा हुआ था। कैमरों की लाइट जल चुकी थी। देश भर के लोग टीवी और मोबाइल पर इस डिबेट को लाइव देख रहे थे। अब आदित्य कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है, आज की यह बहस कोई सामान्य बहस नहीं। आज यहाँ सिर्फ दो लोग नहीं बैठे हैं, बल्कि दो विचारधारा आमने सामने बैठी है। एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ उनका छात्र। और फिर आदित्य कहता है, अब तक विक्की अपने 2 सवाल पूछ चुका है और आज तीसरा सवाल पूरे देश के सामने रखा जाएगा। अब कैमरा सीधा विक्की की तरफ घुमाया जाता है। विक्की काफ़ी आत्मविश्वास में दिख रहा था। उसे लग रहा था कि अब की बार गोपाल सर के पास जवाब नहीं होगा। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, मेरा तीसरा सवाल 1992 से जुड़ा है, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस के लोगों ने उसे तोड़ा था? क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस हिंसा की राजनीति करती है? जैसे विक्की यह सवाल पूछता है, पूरा स्टूडियो एकदम शांत हो जाता है। कई लोगों को लग रहा था कि अब गोपाल सर फंस चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, यहाँ गोपाल सर बिल्कुल शांत बैठे थे और अब गोपाल सर को आराम से जवाब देना स्टार्ट करते हैं। गोपाल सर कहते हैं, सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देता हूँ, आरएसएस ने कभी भी कोई मस्जिद नहीं गिराई थी। यह सुनते ही स्टूडियो में हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन गोपाल सर बिना रुके आगे बोलते हैं, जिस जगह को लोग आज बाबरी मस्जिद कहते हैं, ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में उसे जन्म स्थान लिखा गया है। वो कहते हैं, हमारे पूर्वजों को उस जगह के अंदर पूजा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें बाहर राम चबूतरे पर पूजा करनी पड़ती थी। सोचिए, अपनी ही आस्था की जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी। अब कैमरा लोगों के चेहरे पर किया जाता है। कुछ लोग ध्यान से सुन रहे थे तो कुछ लोग अभी भी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। गोपाल सर आगे कहते हैं, यह सिर्फ ज़मीन का विवाद नहीं था, यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल था। तभी विक्की बीच में चिल्लाते हुए ज़ोर से कहता है, तो आप बार बार उसे ढांचा क्यों कह रहे हैं? सीधे मस्जिद क्यों नहीं बोलते? अब माहौल फिर से गर्म हो जाता है। लेकिन गोपाल सर फिर से शांत होकर कहते हैं, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद बनाने के नियम होते हैं और वो ढांचा उन नियम का पालन नहीं करता। अब स्टूडियो में बैठे कई लोग हैरान हो जाते हैं। गोपाल सर कहते हैं, सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में लिखा हुआ है कि कब्र पर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए और अगर बनाई जाए तो वह मस्जिद नहीं कहलाएगी और शरीयत के हिसाब से भी गैर कानूनी या विभाजित ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद नहीं। फिर वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, इसलिए कई लोग उसे मस्जिद नहीं ढांचा कहते हैं। यह सुनते ही पूरा स्टूडियो फिर से शोर में बदल जाता है। विक्की पहली बार थोड़ा असहज दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था यह बहस अब सिर्फ नारों से नहीं बल्कि इतिहास और तथ्यों से लड़ी जा रही है। अब डिबेट अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। पूरा देश टीवी के सामने बैठा हुआ था, क्योंकि अब तक जो सवाल पूछे जा रहे थे वो इतिहास और राजनीति से जुड़े थे। लेकिन अब विक्की ऐसा सवाल पूछता है जो सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़ा है।
स्टूडियो में कुछ सेकंड की खामोशी रहती है। फिर आदित्य कहता है, अब वक्त है चौथे सवाल का। विक्की कहता है, आरएसएस खुद को स्वयं सेवक संगठन कहती है कि देश की सेवा करती है, लोगों की मदद करती है और हर संकट में सबसे आगे खड़ी रहती है। फिर वह थोड़ा रुकता है और सीधा सवाल करता है, लेकिन जब देश में सुनामी आई थी तब आरएसएस कहाँ थी? पूरा स्टूडियो शांत हो जाता है और अब विक्की कहता है, अगर आरएसएस ने इतनी मदद की है तो उसका कोई सबूत क्यों नहीं है? कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्ड भी तो कुछ भी नहीं किया गया है। फिर वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आजकल तो लोग किसी को पानी पिलाए तो पहले रील बनाते हैं, लेकिन आरएसएस ने अगर इतना काम किया है तो दुनिया को क्यों नहीं दिखा? यह सारे सवाल सुनते ही गोपाल सर बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वह धीरे से माइक ठीक करते हैं और बोलना शुरू करते हैं। सेवा दिखाने की चीज़ नहीं होती विक्की। पूरा स्टूडियो फिर से शांत हो जाता है। गोपाल सर कहते हैं, आरएसएस लोगों की मदद के इसलिए नहीं करता ताकि कैमरे में आ सके। हमें यह नहीं सिखाया गया कि किसी की मदद करो और फिर उसके साथ सेल्फी लेकर दुनिया को दिखाओ। उनकी आवाज़ में इस बार गुस्से से ज़्यादा दर्द था। जब जब देश पर संकट आया है, आरएसएस के स्वयंसेवक वहां पहुंचे हैं, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या सुनामी। लेकिन तभी विक्की बीच में बोल पड़ता है, अगर ऐसा है तो कोई सबूत दिखाइए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता सर। अब माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। तभी अचानक चैनल के कंट्रोल रूम से आदित्य को इशारा मिलता है। उसे बताया जाता है कि एक आदमी लगातार कॉल कर रहा है। वह इस बहस में कुछ कहना चाहता है। आदित्य कहता है, हमारे साथ लाइन पर एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनका नाम प्रशांत है। फिर आदित्य पूछता है, जी प्रशांत, आप क्या कहना चाहते हो? फ़ोन से दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी भारी आवाज़ सुनाई देती है, जिस सुनामी की आप बात कर रहे हो ना, उस सुनामी में गोपाल सर ने खुद का बेटा खोया है। यह सुनते ही पूरा स्टूडियो एकदम शांत हो जाता है। विक्की भी हैरान रह जाता है। प्रशांत आगे कहता है, उस दिन वह एक तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, हर तरफ चीखें थीं, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त गोपाल सर और उनके साथ आरएसएस के लोग दूसरों की जान बचा रहे थे। अब यहाँ गोपाल सर जो हैं वह उदास हो जाते हैं। उनकी आंखें भर चुकी थीं। प्रशांत की आवाज़ कांपने लगती है और वह कहते हैं, मैं उन्हीं बच्चों में से एक था जिसे उस दिन बचाया गया था। अगर उस दिन गोपाल सर मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होता। अब स्टूडियो में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। प्रशांत आगे कहता है, उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन फिर भी दूसरों को बचाते रहे और आज लोग उनसे प्रूफ मांग रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि इतने सालों के बाद आज पहली बार उनके बेटे की याद पूरे देश के सामने जिंदा हो गई थी। उस स्टूडियो में ऐसी खामोशी छा जाती है जहां किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। यहाँ तक कि विक्की भी पहली बार पूरा शांत हो चुका था। उसे एहसास होने लगा था कि शायद हर चीज़ का सबूत कैमरा नहीं होता, कुछ सबूत लोगों में भी जिंदा होते हैं। अब वक्त आ चुका था आखिरी सवाल का, जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा था। स्टूडियो का माहौल पूरी तरह गंभीर हो चुका था। अब तक की बहस में इतिहास, राजनीति और विचारधारा की बात हुई थी, लेकिन पांचवा सवाल सबसे खतरनाक और भावुक था। आदित्य गहरी आवाज़ में कहता है, और अब वक्त है आखिरी सवाल का। कैमरा सीधे विक्की की ओर किया जाता है और इस बार विक्की का चेहरा पहले से ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सवाल उसके लिए सिर्फ बहस नहीं, बल्कि कोई निजी दर्द है। विक्की धीरे से बोलना स्टार्ट करता है। 2018 केरल का पलक्कड़, जहां श्रीनाथ नाम के एक व्यक्ति को सरेआम बेरहमी से मार दिया गया था। पूरा स्टूडियो शांत हो जाता है। विक्की आगे कहता है, लोगों का कहना यह है कि हत्या आरएसएस ने करवाई थी और जब भी इनका कोई एजेंडा फैल जाता है तो यह लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सहानुभूति लेने के लिए खुद को पीड़ित दिखाते हैं। और फिर वह सीधे गोपाल सर की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या यह सच नहीं है कि श्रीनाथ की हत्या के पीछे आरएस का ही हाथ है? तो यहाँ पर गोपाल सर कहते हैं कि इनका जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि एक वीडियो देगा।
इतना कहकर वह आदित्य को इशारा करते हैं। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया जाता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि लोग एक आदमी को बेरहमी से पीट रहे थे। आदमी अकेला था और सामने बहुत सारे लोग थे। कोई उसे लात से मार रहा था तो कोई उसे डंडे से हमला कर रहा था। पूरा दृश्य बहुत डरावना था और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हीं में से एक आदमी वीडियो भी बना रहा था। फिर वीडियो में दिखाता है कि वह लोग उस आदमी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। उसके बाद अचानक वीडियो में कुछ लोग टोपी पहन लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगते हैं, अल्लाहु अकबर। अब गोपाल सर कहते हैं, यह नारा एक तकबीर आरएसएस का नारा तो नहीं है? तो अब समझ जाइए यह काम किसने किया है। यह सुनते ही स्टूडियो में फिर हंगामा शुरू हो जाता है, लेकिन अब इस बार विक्की बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यह जवाब पहले से जानता था। और तभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। स्टूडियो के बाहर मौजूद एक रिपोर्टर को अचानक कुछ जानकारी मिलती है। वह तुरंत अंदर फ़ोन करती है और उसे पता चलता है जिसे सभी लोग अभी तक विक्की समझ रहे थे वह असल में विक्की था ही नहीं। यह सुनते ही हर कोई हैरान हो जाता है। असल में वह लड़का श्रीनाथ का बेटा होता है। यह बात जैसे ही बाहर आती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। पल्लवी की असिस्टेंट ने उसे यह बात जब बताई तो वह पूरी तरह से शॉक में चली जाती है। वह हैरानी से कहती है, मतलब वो हम सबके साथ खेल खेल रहा था। उसे अब समझ आता है कि विक्की शुरू से सिर्फ बहस नहीं कर रहा था, बल्कि किसी बड़े मकसद से यहाँ पर आया था। अब 5 सवाल खत्म हो चुके थे, डिबेट भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन गोपाल सर अब भी सोच में डूबे हुए थे। वह अपनी पत्नी प्रभा से कहते हैं, जब उसने मुझसे 5वां सवाल पूछा तब मुझे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो उसे पहले से ही पता था। हम दोनों इस विषय पर पहले ही कई बार बात कर चुके थे। गोपाल सर अब समझ चुके थे कि विक्की का मकसद उन्हें हराना नहीं, बल्कि पूरे देश के सामने कुछ सच लाना था। इसके बाद फिल्म हमें असली सच बताती है। विक्की असल में केरल के उसी श्रीनाथ का बेटा था जिसकी हत्या हुई थी। उसे पहले से पता था कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था, लेकिन वह चाहता था कि यह सच सिर्फ फाइल में दबकर ना रह जाए, बल्कि देश इसे जाने और आरएसएस के बारे में भी जाने। इसलिए उसने यह पूरा खेल खेला। वह जानता था कि अगर सच सामने आने लगा तो उसे ऐसी जगह लाना होगा जहां पूरा देश देख रहा हो, और इसी वजह से उसने गोपाल सर को चुना, क्योंकि उसे पता था अगर कोई बिना डरे जवाब देगा तो वह सिर्फ गोपाल सर ही दे सकते हैं। अब कहानी 1 महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि विक्की अब मणिपुर पहुंच चुका है। उसके साथ उसकी माँ और सारा भी मौजूद है। वहाँ माहौल पूरी तरह अलग था। लग रहा था जैसे कोई नया मिशन शुरू होने वाला है। तभी पता चलता है कि विक्की यहाँ किसी निजी काम से नहीं आया है। मिशन आरएसएस को ख़त्म करने के बाद अब वो यहाँ नया अलग मिशन शुरू करने वाला है। उस मिशन का नाम है अष्टलक्ष्मी, जहाँ भारत की 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर राज की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म के आखिर में इशारा कर देती है कि यह एक लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नया अध्याय की शुरुआत होने वाली है। और अब इन सारी चीज़ों की जानकारी गोपाल सर को भी थी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई और फ्रेश कंटेंट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।